जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। अब इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? क्योंकि जो मार्केट की वोलेटिलिटी बनी हुई है, एक दिन अप एक दिन डाउन, डाउन खुल के ऊपर चला जाता है, गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं करता, जहां पर लोग पूरी रात गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हैं और फिर वापस नीचे आ जाता है। अच्छी बात ये हो रही है कि एक आईपीओ जो है ना वो आपको कमाने का मौका दे रहा है। लगेगा या नहीं लगेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि गीता में कहा गया कि भैया कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहो, मल्टीपल अकाउंट से लगाते रहो, लगेगा लगेगा, नहीं भी लगेगा तो पैसा एक या दो दिन के लिए तो ब्लॉक होता है, फिर पैसा वापस आ सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब आया है एक और जेजी केमिकल्स का आईपीओ। अब देखेंगे आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना। मेन बोर्ड आईपीओ है। अब लोगों को ना धीरे धीरे रुचि भी आ रही है एसएमई आईपीओ में, उसके लिए भी हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हुए चल रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि अपनी स्क्रीन पर कि आईपीओ के डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और लगाना है या नहीं लगाना। लगाना है तो कितने लॉट्स और ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा या फिर लिस्टिंग गेन कितना होगा, ये सब यहां पर हर बार की तरह समझाकर जाऊंगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे ये प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ मैंने एनालिसिस डाले थे। अभी देखो आईपीओ के एनालिसिस कब डाले थे, ठीक है, जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था। और यहां पर ही वीडियो में मैंने क्या बोला था कि भैया ये 75 टाइम्स तक जाएगा और लिस्टिंग गेन भी लिखे थे। अब यहां पर कहां तक गया देखो, 98 टाइम्स तक गया। हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही बैठे। फिर उसके बाद ये आया था एक्सिकॉम का आईपीओ। यहां पर भी मैंने बोला था कि 60 टाइम्स जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पे भी बताया था। फिर एक्सिकॉम का एनालिसिस भी देख सकते हो, यहां पर 133 टाइम्स तक गया। जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ, ओपन भी छोड़ो, उससे 2-3 दिन पहले, पता है ये एनालिसिस कैसे करते हैं कि भैया किसके फंड अवेलेबल होंगे, फंड अवेलेबल नहीं होंगे। ये पूरा जो टेबल है, मैं यहां पर काफी सारे एनालिसिस वगैरह करता हूं कि इसके फंड क्या इसमें यूज हो पाएंगे, अच्छा नहीं हो पाएंगे, क्या अनब्लॉक होंगे, नहीं होंगे। इस तरीके से हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो जीपीटी हो गया, प्लैटिनम हो गया, एक्सिकॉम हो गया, भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने वीडियोस में भी बताया था कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रिटेल कैटेगरी के लिए नहीं है, एचएनए कैटेगरी, ये क्यूआईबी कैटेगरी वालों के लिए ही है। फिर उसके बाद मुक्का प्रोटीन्स, इसका एनालिसिस भी मैं डाल चुका 1 मिनट शॉर्ट्स में। फिर उसके बाद अब एक बारी है आज है जेजी केमिकल्स की, अब एक रह जाएगा आरके स्वामी, इसको हम इसके बाद देख लेंगे। फिर उसके बाद अच्छा अभी गोपाल स्नैक्स वगैरह का इसका प्राइस बैंड नहीं आया, आने दो गोपाल स्नैक्स का। शुरू करते हैं इसके साथ जेजी केमिकल्स वगैरह के साथ, देखते हैं कि जरा जेजी केमिकल्स में क्या क्या बना हुआ है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज कि बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं कि बिजनेस मॉडल हमारे पास क्या है। चलिए जी शुरू करते हैं। जेजी केमिकल्स लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1975। ओह बहुत पुरानी कंपनी है। इज अ जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर यूजिंग द फ्रेंच प्रोसेस। द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। This product is used in various industrial applications such as ceramics, paints, coatings, pharmaceuticals, cosmeceuticals, electricals, batteries, agro, ये वो ऑलमोस्ट हर तरीके के ऑयल, गैस, एनिमल फीड, केमिकल्स, सब तरीके की इंडस्ट्री में इनका प्रोडक्ट जो है, जो ये प्रोड्यूस वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हर तरीके की इंडस्ट्री वगैरह में जाता है। तो एक अच्छी बात हो सकती है कि हर तरीके की इंडस्ट्री में जाता है, यानी इनके जो काइंड ऑफ कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड ही होंगे। द कंपनी ऑपरेट 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 2 जो है कोलकाता में है, फिर एक हो गया नाइलोर यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जो इनकी नाइडुपेटा लार्जेस्ट फैसिलिटी है, ओन एंड ऑपरेटेड, खुद की ही है, ठीक है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सर्टिफिकेट्स वगैरह यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। The company has served the needs of more than 200 local and 50 international customers, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं और 10 कंट्रीज से ज्यादा में इनका माल जाता है। देखो अभी तक की बात करी जाए, अभी तक तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे देखो यहां पे ना इसकी कंपनी के बारे में मत सोचो, एक तरीके से ऐसे समझते हैं सिरेमिक्स की डिमांड बढ़ेगी, हाउस होल्ड, पेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, ये तो लेडीज का डिपार्टमेंट आ गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, अब डिपेंड करता है कि इनका ईवी में जाएगा या नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ऑयल गैस। तो जब इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी की प्रोडक्शन या सेल्स अच्छी प्रोड्यूस हो सकते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं पहले कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या सामने आ रही हैं और उस टेबल को भी देखेंगे कहां कहां पर मैच हो रही हैं ये वाली डेट। जरा आईपीओ ओपन होने वाला है 5 मार्च को, आईपीओ क्लोज होगा 7 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को शिवरात्रि है, एक बार लिख देना हर हर महादेव।
अलॉटमेंट आएगी 11 तारीख को, सैटरडे संडे फ्राइडे ऑफ, सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, इसलिए मंडे को अलॉटमेंट आएगी। रिफंड आएंगे 12 तारीख को और 13 मार्च को वेडनेसडे को यहां पर लिस्ट हो जाएगा। चलो प्राइस बैंड एक बार जरा वैल्यूएशन देख लेते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का प्राइस फेस वैल्यू है, दो के बार बैंड पे, ना 1 है ना 2 है ना 5 है, 10 पर है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 210 से 221 का है। देखो कई लोग ना कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर जब हम फिल करने जाएं और मैन्युअली लिखें तो उसमें क्या लिखूं, क्या 210 लिखूं, 211 लिखूं, 220 लिखूं? नहीं, कुछ मत देखो, ये जो अपर बैंड है या तो ये लिख दो मैन्युअली 221 221, या ऊपर वहां पे एक ऑप्शन आता है बॉक्स में ऐसे टिक लगाने का कि कंपनी जो कट ऑफ प्राइस रखेगी मुझे उस पर मिल जाए। मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करता हूं। 67 शेयर्स का एक लॉट यहां पर इन्होंने रख दिया। अब आ जाते हैं टोटल इश्यू साइज पे। कंपनी कह रही है कि मुझे चाहिए 251 करोड़ रुपए, बट जिसमें से सिर्फ 165 ही एफआई है, एफआई फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 86 है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। दो मैंने पहले की भी काफी वीडियोस में समझाया है, बट नॉलेज दोबारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ लेते हैं आइए जरा। कंपनी ने कहा कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने कहा कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कितनी? मुझे 251 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी के पास अब दो ऑप्शन है। स्टार्टिंग में ही समझते हैं कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंपनी डेट ले ले, डेट या जिसको कुछ लोग लोन भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी। देखिए जरा, डेट ले ले या लोन ले ले। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को ना यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर महीने ब्याज देना पड़ेगा। जैसे हम लोन लेते, क्रेडिट कार्ड का हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल ले लेते हो बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, कोई भी लोन ले लिया, तो ये लोन लेगी जिस पर इसको हर महीने हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, कोविड है नॉन कोविड है, जी रहे हो मर रहे हो, बैंक वाला कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे एसेट्स लेकर जा रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि यार मुझे डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेट मेरी ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। अभी जब हम बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं इक्विटी की तरफ जाना चाहता हूं। अब इक्विटी की तरफ वापस से आते हैं, दो रास्ते हैं। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो, शार्क टैंक में जाकर बोलते हैं जी मैं अपनी 10% कंपनी देना चाहता हूं 10 लाख रुपए के लिए। तो यानी 10% का मालिक कौन हो गया? जो भी शार्क उसको बाय करेगा। यहां पर भी सेम चीज है। इन्होंने कहा या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ले लो या आईपीओ ले आओ, ये इसको बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करवा लो। क्यों? यहां पर डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो इनके काइंड ऑफ यू कैन से डिसीजंस वगैरह बनेंगे तो उसमें ये इंटरफेयर कर सकते हैं, और एक दो लोग ही होते हैं तो डिसीजंस में आसानी हो जाती है। बट यहां पर जब काफी सारे लोग हो जाते हैं तो यहां पे जो मेजॉरिटी वोट्स होते हैं वहां पे जाता है मेजॉरिटी वोट्स में। यहां पर अच्छी बात क्या है? आपकी गुडविल बनेगी कि आपकी मार्केट में लिस्टेड है कंपनी। वापस आते हैं। अब दूसरी तरफ क्या हुआ यहां पर, जब इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे समझ आता है कि भाई मैं आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट से मैं पैसा नहीं चाहता, मैं आईपीओ से चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कितना चाहते हो तुम पैसा? इन्होंने कहा 251 करोड़। मैं 251 करोड़ रुपए चाहता हूं। अब ध्यान से देखना, ये जो 251 करोड़ रुपए उठाने वाले हैं उसमें से सिर्फ 65% जो है वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। यानी कि मैं यहां से एक लाइन मार्क कर देता हूं, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास, और बाकी का जो 35% बैलेंस है वो जाएगा यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट के पास। यानी कि इनडायरेक्टली कंपनी के पास कितना गया? 65%। पब्लिक देगी पूरा 100%, पब्लिक देगी पूरे 251 करोड़, बट उसमें से सिर्फ 65% गया कंपनी के पास। बाकी किसके पास गया? जो सेलिंग शेयर होल्डर है, जिसके पास एग्जिस्टिंग माल पड़ा हुआ है कंपनी का। यानी कि कोई प्रमोटर हो सकता है, कोई सेलिंग शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये बाकी 35 उसके पास जाएगा, सिर्फ ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। ये टेबल का स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आईपीओ जो भी आ रहे हैं उनको भी इसी तरीके से एनालिसिस करना है। ध्यान से सुनना, जो एक की लाइन बोलने वाला हूं, जितना ज्यादा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जितना ज्यादा फ्रेश इश्यू होगा वो उतना बढ़िया है, बढ़िया है। चलो वापस आते हैं अब अपने। अब देख लेते हैं यहां पर एक एक लॉट की वैल्यूएशन क्या रखी है। कंपनी कह रही है 67 शेयर्स रखे एक लॉट में, 14,807 का एक लॉट है। अगर 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो लकी 13, 2 लाख से ऊपर गए तो एचएनआई कैटेगरी में जाओगे, और 10 लाख से ऊपर गए तो बिग एचएनआई कैटेगरी, मोटे पैसे वाले लोग। चलो रिटेल वालों को कितना दे रहे हैं जी? रिटेल वालों को 35 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, एचएनआई को 15 मिलेगा, और क्यूआईबी को 50% तक ही मिलेगा मैक्सिमम तक। ठीक है, अभी तक प्रमोटर के पास है पूरा का पूरा 100% होल्डिंग, तो यानी कि वो जो सेलिंग शेयर होल्डर है वो प्रमोटर ही है।
फाइनेंशियल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल से ना कच्चा चिट्टा सारा पता लग जाता है कि कंपनी ने कितना माल कमाया, कितना गवाया, कितना रखा, क्या नहीं रखा। समझ लेते हैं जरा। एसेट्स फुल ईयर ओ ये डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, क्योंकि ये 3 क्वार्टर का है। अभी तक हम लोग बात जब भी जितने भी एनालिसिस कर रहे थे वहां पे हाफ ईयर का आ रहा था, ये यहां पर 3 क्वार्टर का है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर एसेट से स्टार्ट करते हैं। 209 करोड़ के एसेट से एक अच्छा खासा 25% जंप आया। 264 एक 10% जंप आया। 297 और एसेट्स ड्रॉप हो गए। ये देखो एसेट्स यहां पे ड्रॉप हो गए, ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। रेवेन्यू पर आते हैं, 440 करोड़ की सेल्स थी, ऑलमोस्ट 40% जंप आया। यहां पर भी 623 करोड़ की सेल हो गई, एक और जंप 800 करोड़ की सेल वापस ड्रॉप हो गया। तो 491 डिवाइडेड बाय 3 भी करूं, 3 क्वार्टर का मल्टीप्लाई 4 अगर इक्विवेलेंट भी रहता है तो कहीं जाके 600 करोड़ की सेल्स बनेगी। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कितना है। 440 करोड़ की सेल्स में सिर्फ 28 करोड़ का प्रॉफिट, 6% मार्जिन। प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, अभी भी 6-7% मार्जिन पे ही चल रहा है। ये भी 50% गया, ये भी 50% गया, समझ आता है। 800 करोड़ की सेल्स हुई, 56 करोड़ का हुआ, अभी भी 6% का मार्जिन है। तो यहां पे मार्जिन में भी ड्रॉप आया, प्लैट में भी ड्रॉप आया। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 क्वार्टर का, तो भी ज्यादा 24-25 करोड़ का प्रॉफिट बनेगा और मार्जिन रह गए 3%। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? कंपनी सेल्स करती जा रही है, कस्टमर एक्वायर कर रही है, एक्सपेंसेस या मैनेज नहीं कर पा रही, या कॉस्ट को आगे पास ऑन नहीं कर पा रही। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व्स की बात करें, यहां बोरोइंग कॉलम तो नहीं है, तो 107, 151, 175, 23, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। नेक्स्ट बात पर आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% के आसपास आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% आ गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स, अभी तक सिर्फ 3 टाइम्स। और ये देखो पैट मार्जिन जो हम लोगों ने देखा 6-7% है, लास्ट ईयर तक 6-7% का मार्जिन था जो इनकी बुक्स वगैरह क्लोज हुई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना, क्या चल रहा है। बट उससे पहले एक बार जरा इंपॉर्टेंट डेट देखें, तो आरके स्वामी आ रहा है 4 से 6, 5 से 7, यानी ये दोनों का पैसा आपस में यूज नहीं होगा। मुक्का प्रोटीन जो अप्लाई करेंगे, मैंने जैसे अपना वर्डिक्ट दे दिया, मैं उन कंपनी में अप्लाई नहीं करता हूं जो नॉनवेज वगैरह का काम करती है, तो इसका पैसा इसके लिए अनब्लॉक होगा, इन दोनों का आपस में अनब्लॉक नहीं होने वाला। ये एक प्रॉब्लम है यहां पर। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लिस्टिंग गेन ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होने वाला है। प्राइस बैंड रखा है 221 रुपए का। ओके, कैलकुलेशन टाइम। प्राइस बैंड 221 रुपए, 221 पर शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। देखो नंबर 1 डेफिनेटली ये उससे क्लैश करने वाला है, ये तो एक प्रॉब्लम है। उसके एनालिसिस भी करेंगे, उससे पता लग जाएगा लोग इधर की तरफ जाएंगे या उधर की तरफ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि उस टाइम तक मेजॉरिटी ऑफ फंड्स जो है लोगों का वो फ्री हो जाएगा। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। यहां पे डेफिनेटली प्रमोटर के पास अभी 100% है, अच्छी बात है। 65-35 का रेशियो रखा है फ्रेश इश्यू और ओवर सब्सक्रिप्शन और ऑफर फॉर सेल के बीच में, ये भी बैलेंस नजर आ रहा है। एसेट्स में जो ड्रॉप आया, रेवेन्यू में जो ड्रॉप आया, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ओवर सब्सक्रिप्शन जो डालता, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी है, वो थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं। यहां पे डेफिनेटली आई वुड हैव रिटर्न 80 गुना, 90 गुना, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहां पे समवट अराउंड 60 टाइम्स के आसपास होगा, नंबर 1। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ के बाद लिस्टिंग इन की तरफ। डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट से, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूं, तकिया कलाम, मम्मी के अकाउंट, पापा के अकाउंट, कुत्ते के अकाउंट, बिल्ली के अकाउंट से, सबके अकाउंट से अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर अच्छा एक ट्रिक और बताता हूं, अगर आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट चाहिए, ध्यान से सुनना, आप एक HUF अकाउंट ओपन कर सकते हो। HUF अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसमें आप अपने फादर के साथ या मम्मी के साथ HUF अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहां पर पता है जाकर क्या होगा, वहां पे आपके पास एक और चांस बढ़ जाएगा। एक तो अपने नाम से एप्लीकेशन लगा रहे हो अपने पैन अकाउंट से, एक उस HUF के अकाउंट से एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस 1% इंक्रीज कर सकता हूं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहां पे 25 to 45% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। ये अच्छे खासा लिस्टिंग गेन है। 3 दिन 4 दिन के अंदर के हिसाब से अगर मेरा पैसा ब्लॉक भी होता है, 20% 15% भी होते तो भी समझ आता है मैं कुछ ना कुछ घर लेके डेफिनेटली जाने वाला हूं। ये थे जेजी केमिकल्स IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।